Good evening, friends. I am Dr. Yogesh Gautam, MBBS TCH from KGMC लखनऊ। दोस्तों, आज का जो हमारा मेडिकल सब्जेक्ट है वह है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये दो शब्दों से मिलकर बना। हाइपर यहाँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आता है तो ज़्यादा के लिए आता है। टेंशन इज द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन आवर वेसल्स। हाइपर जब ये टेंशन बढ़ जाता है, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर है क्या। ये हमारा हार्ट होता है, तो जब ये सिकुड़ता है तो एक मोटी धमनी असेंडिंग ऑर्टा के द्वारा सारा ब्लड हार्ट से निकलकर बाहर जाता है। इसी तरीके से जब ये फैलता है तो नीचे से एक सुपीरियर वीना केवा, एक बड़ी वेन होती है, उसके द्वारा सारा ब्लड हार्ट में पहुंचता है। तो हार्ट के धड़कने पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो शुद्ध ब्लड बाहर जाता है, और जब ये फैलता है तो इसमें फीलिंग होती है हार्ट के अंदर। ये हार्ट भरता है, नीचे से सुपीरियर वीना केवा नाम की एक वेन है जिसके द्वारा ब्लड आता है। तो 1 मिनट में हमारा हार्ट लगभग 72 बार, नॉर्मली 72 टाइम्स इन ए मिनट ये सिकुड़ता है और फैलता है। तो ये सिकुड़ना और फैलना, तो इसमें जब ये सिकुड़ता है तो नेचुरली ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ एक रीडिंग होती है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये फैलता है और इसमें वीनस ब्लड की फीलिंग होती है तो वाला उस टाइम प्रेशर कम होता है। ये ब्लड प्रेशर की नीचे की रीडिंग होती है जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि साहब ब्लड प्रेशर होता कितना है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एज, यंग पेशेंट में एक एक्सेप्टेबल रेंज होगी, फिर एक 40 साल का है व्यक्ति, 50 साल का है, 60, 70, इसी तरीके से सबके लिए एक रेंज है इसकी। एक सिंगल रीडिंग नहीं है कि ये कह दें कि उठा के सब ही होता है नॉर्मल, ऐसा नहीं। इसकी एक रेंज है, उसके अंदर होता है। यंग और हेल्दी में हम बेसिकली 120/80, एक रेफरेंस 120/80 एक रेफरेंस है हमारा। ये जिससे कि हम एक ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से हमें वॉच करना है। एज के साथ ये 130, 80 भी नॉर्मल आएगा, और आप अगर बंदा और ज़्यादा एज का है तो 140, 90, इवन अप टू 140, 90 फॉर द गिवन एज ऑफ 40, 50 और 60 इट विल बी इन द एक्सेप्टेबल रेंज। उससे ज़्यादा हो जाएगा 140, 90 से, तो हम ये कहेंगे कि ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, हाइपरटेंशन बन गया है। और इसमें भी 2 स्टेजेस हैं कि अगर 140, 90 है तो दैट इज ऑलमोस्ट मैनेजेबल एंड नॉट कॉजिंग, इतना ये हार्म नहीं करेगा। मगर अगर ये बढ़ के 180, 100 तक चला जाता है, 190, 100, 200/100 हो जाता है, तो नेचुरली वो एक रिस्की या डेंजरस या ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली स्थिति बनती है। तो ये आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिस्क वगैरह हैं, तो उसके द्वारा भी स्ट्रेस के निर्माण से आजकल ब्लड प्रेशर बहुत आम हो गया है। यहाँ तक कि आउट ऑफ 4 एडल्ट में से कम 1 पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट, आई विल गो थ्रू इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन बन सकती, क्या जटिलताएं, क्या इससे खतरे वाली चीज़ें बन सकती हैं, और कैसे इसको डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, और सम अदर जनरल फैक्ट्स आई विल टेल यू। Hypertension, as given here, it is a condition in which blood pressure in artery is persistently elevated. This is our artery, धमनी, ये एक खून की नली, ये इसी तरीके से हार्ट से निकल के एओर्टा के द्वारा, नीचे फिर फीमोरल आर्टरी के द्वारा, और ऊपर सर्वाइकल आर्टरी के द्वारा ब्रेन में, यानी सारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाता है। इसी तरह की नलियों से जाता है। जैसे जैसे ये ब्रांचेज बनती जाती हैं, बहुत बारीक होती जाती हैं, यहाँ तक कि जो आर्टरीज को डिवाइड करके आर्ट्रियोल बनते हैं, और उसके आगे कैपिलरीज बनती हैं। तो कैपिलरी तो बाल के हेयर, हमारे बाल से भी पतले कैलिबर की होती हैं, और हर हिस्से तक अप टू द टिप हियर दिस अप टू द टिप ऑफ द टो, चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन हमारा इन नलियों के द्वारा होता है। इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप, 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जो जिसमें एक कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं होता है, और सेकेंडरी वो होता है कि जिसमें किसी अन्य डिजीज, जैसे किडनी डिजीज है या कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हैं,
हार्मोन संबंधी प्रॉब्लम से, उनके परिप्रेक्ष्य में जो डेवलप होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिस्टोलिक नंबर, systolic reading, this is 130, it should be less than 130 normally, and in the diastolic it should be less than 80. Next, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन दो तरह का है, जिसमें कोई विशेष कारण नहीं है, जिसे हम इसेंशियल यानी कि आवश्यक रूप से है ये मान के चलते हैं। ये ज़्यादातर केसेज में यही होता है, 90 to 95% पेशेंट में इसेंशियल है। और सेकेंडरी में होता है कि जिसमें कि किसी अन्य बीमारी के कारण ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये मेनली किडनी डिजीज और एंडोक्रीन डिजीज, हार्मोन संबंधी डिजीज में पाया जाता है। नाउ लेस देन 120 is normal, and here the diastolic up to 80 is okay. Even up to 120 to 129, and here less than 80, it is pre-hypertension. It is not confirmed hypertension, and hypertension will become when this systolic reading reach up to 139 and diastolic reach up to 80 to 89. Stage 1 is the 140 or higher, and here 90 से अधिक होने पर, और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में जब ये 180 से ज़्यादा बढ़कर 190 200 तक चला जाता है, और इधर ये 120 से ऊपर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, रीजन्स एंड रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी खून की नलियां हैं उनमें नैरोइंग हो जाती है, जो एज की वजह से भी होता है, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह के जमा हो जाने से भी उसकी नैरोइंग हो जाती है। उसकी जो हमारी नॉर्मल वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं, और उसमें बहने वाले ब्लड को ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इसलिए हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, फलस्वरूप हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नैरोइंग पार्टी जो सख्त हो सकती हैं और प्लेग बन सकता है वहाँ पे, एज के साथ ऐसा होता है, और जितनी ज़्यादा नैरो हो जाएगी आर्टरी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मेकिंग उतना ही हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करना पड़ेगा। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर हमारे शरीर का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसमें भी नेचुरली ज़्यादा फोर्स लगेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा होगा ज़्यादा नमक खाने से या किडनी डिजीज में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है उसकी वजह से होगा, या किसी भी कंडीशन में अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है उसी कंडीशन से होगा। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ कि साल्ट, हमारा जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट है सोडियम क्लोराइड, एंड दिस सोडियम रेडिकल रिटेन्स द वाटर, बॉडी में पानी को रिटेन करता है। तो इसीलिए जो हम डिहाइड्रेशन वगैरह में, डायरिया होने पे जो बच्चे इत्यादि में डायरिया हो जाता है तो उसमें हम नमक और चीनी का घोल देते हैं, तो नमक जो होता है वो पानी को रिटेन करता है जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि नमक खाने में हम कम खाएं। अदर इज द हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें कि मुख्य रूप से एड्रेनलिन और एल्डोस्टेरोन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके इसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। सिम्टम मीन्स जो पेशेंट आपको तकलीफ बताएगा वो सिम्टम कहलाते हैं। तो पेशेंट इसमें सिम्टम बनेंगे ब्लरी विजन, क्योंकि अगर रेटिना पर हाइपरटेंशन के द्वारा रेटिना पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एग्जिडेट वगैरह बनेंगे, ब्लीड वगैरह होगा तो हमारी विजन ब्लर हो जाएगी। नाक, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लड आएगा, जिससे देसी भाषा में नक्सीर भी कहते हैं, नाक से ब्लड आता है, वो भी एक लक्षण है हाइपरटेंशन का। और हेडेक्स भी होता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन की जो क्रेनियम में अंदर जो फाइन आर्टरीज हैं उन पर जो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो पेशेंट को हेडेक होता है, एंड इवन द इरिटेशन, पेशेंट इरिटेबल होता है, उसका डिस्पोजिशन बार बार गुस्सा आना, इरिटेट होना, हेडेक होना, ये लक्षण आते हैं। चेस्ट पेन, अगर ये लंबे समय तक हाइपरटेंशन रहेगा तो वो चेस्ट पेन में भी ये लक्षण भी पैदा कर सकता है। ब्लड इन यूरिन, पेशाब में ब्लड कभी कभी आ सकता है। डिजीनेस, चक्कर आना, और हृदय पाल्पिटेशन, हृदय का धड़कना महसूस होना, क्योंकि नॉर्मली जब हमारा हार्ट बीट करता है तो वो हमें फील नहीं होता है, मगर अगर वो हार्ट धड़कन हमें महसूस होती है तो वो एक लक्षण बन जाता है जो कि अक्सर ब्लड प्रेशर में भी दिखाई पड़ता है।
इससे वोमिटिंग भी आ सकती है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना। जो स्पेशली जब स्टेज पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो हमारी सांस फूलने लगती है, वो भी एक हाइपरटेंशन का लक्षण है। नेक्स्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर। इसके द्वारा क्या 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 चीजें, क्या अगली बीमारी हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? उसमें मुख्य रूप से हार्ट अटैक आ सकता है हमको, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक जो होता है, ये लकवा मार जाना, फालिज होना, ये हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई का, किसी छोटी आर्टरी का फट जाना, या उसे ब्लड लीक होना, या ये ब्रेन में ब्लड का रिसाव होना, अधिक ब्लड प्रेशर के कारण ये स्ट्रोक बन जाएगा, जिसमें हाथ या पैर का या मुंह का टेढ़ा हो जाना, इस तरह के लक्षण आएंगे। किडनी डैमेज, ज़्यादा प्रेशर जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं, उनके अंदर जो आर्टरीज हैं, उन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो उन पर दबाव पड़ने के कारण वो उनका टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और हमारी किडनी का कार्य भी ठीक से नहीं चलेगा। इवन किडनी डैमेज, पूरा डैमेज भी हो सकता है। विजन पर प्रभाव पड़ेगा। स्ट्रोक, ये ब्रेन में जो अभी मैंने बताया स्ट्रोक के बारे में। कोग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया, इसमें पेशेंट की स्मृति, मेमोरी भी कम हो सकती है और उसकी सोचने की शक्ति भी कम हो सकती है। विजन, आंखों पर बुरा असर पड़ता ही है। हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में बताया ही है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, और इसमें हमारे जो दूर की पैरों की खून की नलियां हैं, उस तरह की बीमारियां भी देखने में आती हैं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस कहते हैं किसी भी बीमारी को कंफर्म करके उसका कंफर्म लेवल बनाना। पेशेंट ने जो बताया उसके आगे हमें इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। हम ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से उसका बीपी नापते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज भी आई हैं जिन्हें पेशेंट घर पे रखकर अपने आप स्वयं भी दिन में 1-2 बार नाप के उसको मॉनिटर कर सकता है। और जिन लोगों में कंफर्म है बीपी और दवाई वगैरह चल रही है, तो उन्हें तो पेशेंट को अपने पास ये बीपी इंस्ट्रूमेंट रखना आवश्यक है ही है। नंबर 2, 24 आवर्स मॉनिटरिंग। उसमें एक हॉल्टर मॉनिटर लगा देते हैं जो कि आपकी 24 आवर्स की रीडिंग लेता है, जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही संभव है। थर्ड, लैब टेस्ट। लैब में हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कराएंगे पेशेंट का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, और किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे जिसमें मेनली ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन आदि चेक किया जाएगा। प्रिवेंशन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेज, ये प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। रिड्यूस साल्ट इनटेक, नमक कम खाना है। कॉमन साल्ट हम जो दाल में, सब्जी में या फल इत्यादि में यूज करते हैं, उसकी मात्रा को कम करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। कोई गेम हम खेल सकते हैं और घूम सकते हैं, सैर के लिए जा सकते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, गेम्स आवश्यक है। बैलेंस डाइट का प्रयोग करें, खाने में बैलेंस डाइट लें जिसमें कि भोजन के सभी तत्व, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, वाटर है और फ्रूट्स हैं, ये सब बैलेंस रूप में सही अनुपात में उपलब्ध हो। इसके अलावा ये बहुत आवश्यक है, स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप फॉर ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड लिमिट द अल्कोहल। तो ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब, मद्य आदि का निषेध किया जाए, ना पिया जाए। लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर लोअर ब्लड प्रेशर। कुछ पेशेंट में लोअर ब्लड प्रेशर भी होता है जिसमें कमजोरी महसूस होगी। ये मुख्य रूप से इसके लिए आप एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को बढ़ाएं, जिससे जो अगर हमारे न्यूट्रिशन की वजह से लो ब्लड प्रेशर है तो वो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें। टेक योर मेडिसिन, ब्लड प्रेशर को चेक करें। और अगर वेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, तो उसे एज पर एक टेबल आपके डॉक्टर आपको देंगे जो कि एज और हाइट के अकॉर्डिंगली पेशेंट का एक स्टैंडर्ड वेट होता है, उस पर लाएं। स्मोक और अल्कोहल ना करें और स्ट्रेस व्यर्थ की भागदौड़, तनाव आदि को कंट्रोल करें और 6-7 घंटे की रेगुलर और अच्छी डीप स्लीप आप डेली लें। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल के बारे में मैंने एक्सरसाइज और ये अल्कोहल और स्मोकिंग को रोकने के बारे में भी बताया।
इसके अलावा इसमें दवाइयाँ भी यूज होंगी, जिसमें निम्नलिखित ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि डायरेटिक्स है जो पेशाब ज़्यादा बनाती हैं और पेशाब के बाहर जाने से ब्लड वॉल्यूम कम होता है और हमारा बीपी नॉर्मल होता है। इसी तरीके से एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ग्रुप की दवाइयाँ कॉमनली यूज की जाती हैं, जो कि आप चिकित्सक की सलाह से ही लें। जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं उतनी ही और वही दवाई आप रेगुलर नियमित रूप से लें। अक्सर देखने में यही आता है कि पेशेंट दवाइयाँ रेगुलर नहीं लेते हैं, कुछ दिन में वो कहते हैं मैं ठीक हो गया और वो दवाई बंद कर देते हैं तथा वो अपना जो लाइफस्टाइल को भी हेल्दी नहीं रखते हैं, तो वो दोबारा पलट कर आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर में सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ दिन दवाई खाई फिर बंद कर दी, ऐसा नहीं। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखनी है, नमक कम खाना है और ऑयली सब्सटेंसेस, तेल, यदि पूरी है, पराठा है, समोसा है, नमकीन है, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें। तेल कम से कम यूज करें, नमक कम खाएं और इसको रेगुलर ही बनाए रखना है। अपने वेट को भी आप नापें कि अगर वेट बढ़ रहा है तो नेचुरली योर डाइट इज नॉट ओके। ये डॉक्टर्स, आपके चिकित्सक आपको दवाई आपकी एज के अकॉर्डिंगली और ब्लड प्रेशर की क्या सीवियरिटी है, कितना प्रभाव उसका पड़ा है और दूसरी हेल्थ कंडीशंस को देख के प्रिस्क्राइब करेंगे। उसी से आप डॉक्टर की एडवाइस से इस दवाई को रेगुलर लें। ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, अगर बीपी सेकेंडरी है, बढ़ा हुआ बीपी सेकेंडरी है, यानी कि किसी दूसरी बीमारी की वजह से बीपी बढ़ रहा है, तो अंडरलाइंग डिजीज जैसे अगर किडनी डिजीज है या हार्मोनल डिजीज है और उसके लिए भी डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उसका भी पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इंडिया में बीपी के संबंध में देखने में आए हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि 3 में से 1 एडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर है, बट हाफ आर अनअवेयर ऑफ इट। आधे जो मरीज हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि वो ना तो उन्होंने कभी बीपी ना पाया, ना कभी वो इस संबंध में उन्हें कोई विशेष प्रॉब्लम हुई, ना ही वो चिकित्सक के पास गए। तो वो समझते हैं कि हम ठीक ही हैं, मगर इसमें एटलीस्ट 40 साल के बाद या कोई समस्या होने पर जो पीछे वर्णन आया है, कोई अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्पटम बनता है, प्रॉब्लम बनता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अभी इंडिया में कुछ इस तरह का ट्रेंड भी चल रहा है कि कम एज के, पहले ज़्यादा एज के लोगों में ही मिलता था, मगर अभी ये अडल्ट पॉपुलेशन यहाँ तक कि 30s एंड 40s में भी हाई बीपी देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से स्ट्रेस, स्ट्रेन, भागदौड़ की लाइफ, नियमित ना खाना, अनियमित खाना, इन चीज़ों की वजह से ये देखने में आ रहा है। स्ट्रोक, इंडिया में बीपी की वजह से स्ट्रोक आने वाली चीज़ें भी देखने में आ रही हैं। साल्ट इंटेक, जो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेड लिमिट है, उससे हम कई ज़्यादा नमक का प्रयोग अपने खाने में कर रहे हैं, जिससे कि इम्प्रूवमेंट आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा शुरू में खाना उतना टेस्टी नहीं लगेगा, मगर बाद में आदत हो जाएगी। ट्रीटमेंट गैप, इवन अमंग डायग्नोज पेशेंट ओनली 1 in 4 हैव देयर ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। यहाँ पर जैसा मैंने पीछे बताया है कि लोग लापरवाह हो जाते हैं खाने में और एक्सरसाइज में और दवाइयों को नियमित रूप से नहीं लेते हैं, तो जिस तरीके से ट्रीटमेंट गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है और वो बीमारी दोबारा पलट कर आती रहती है। तो अतः ये ध्यान रखें कि आप डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली एक रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहें। नेक्स्ट, टू कंक्लूड, I tell this, that hypertension has become very common among Indian population and it is very risky because it affects our heart, our brain, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डिजीज डेवलप हो सकती है और आंखों की रेटिना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारी दृष्टि भी बाधित हो जाएगी। तो इसमें अगर इसे हम अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट के द्वारा, अपनी डाइट के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा अगर हम रेगुलर उनका पालन करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है एंड वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर इफ इट इज प्रेजेंट इन अस। टू कंक्लूड, I give my phone number. Anyone can, if have any query anytime, is welcome, and my email number is given, address is given, and this my FB link, Facebook link is given. You are welcome to know anything you want about your disease. Thank you.